जौहर। स्वागत है हमारे सभी तारों की तरह टिमटिमाते हुए बच्चों का अपनी पसंदीदा चैनल दिव्य दृष्टि पाठशाला पर। जैसा कि बच्चों आप सभी जानते हैं कि हम लोग आज के सेशन में पढ़ने वाले हैं 9th क्लास का बायोलॉजी का एक चैप्टर जो हम लोगों का बच गया है वो हम लोग इस सेशन में कवर करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए हम लोग इस सेशन को कवर कर लेते हैं। उसके बाद जो है केमिस्ट्री का छूटा हुआ पोर्शन जो होगा उसको हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कोशिका एमसीक्यू, ये आप सभी को दिया गया है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में देखिए, समझिए। परमाणु संरचना एमसीक्यू दिया हुआ है, आप सबों को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए ताकि एग्ज़ाम में आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। क्योंकि 9th क्लास का जो एग्ज़ाम्स होगा झारखंड बोर्ड में उसमें एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाएगा। एमसीक्यू का मतलब क्या होता है? एमसीक्यू का मतलब होता है कि एक क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, जैसे क्वेश्चन है कि ओजोन परत के क्षरण का कारण क्या है, क्षरण के कारण क्या है, ठीक है, ये आपका प्रश्न है। उसमें 4 ऑप्शन आपके सामने दिए जाएंगे। ये 4 ऑप्शन है, जैसे पहला ऑप्शन हो सकता है स्तन कैंसर, ठीक है, दूसरा हो सकता है त्वचा का कैंसर, तीसरा हो सकता है ऑप्शन फेफड़ा का कैंसर, चौथा हो सकता है रक्त का कैंसर, ठीक है। अब एक आपको एग्जाम्स में ओमार सीट जो है, जो एक खाली पेज होता है ना उतना बड़ा का एक ओमार सीट आपके सामने दिया जाएगा। वहाँ पे लिखा होगा क्वेश्चन का नंबर, जैसे ये 1 नंबर है तो 1 नंबर क्वेश्चन, और इसके पास जो है आपके 4 जो है ये आपके इस तरह के कुछ देखने को मिलेंगे। मान लेते हैं कि ये क्वेश्चन है कि ओजोन परत के क्षरण का कारण क्या हो सकता है। इसका राइट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा कि ओजोन क्षरण जब होगा तो त्वचा का कैंसर हो सकता है। तो ये बी नंबर इसका राइट है, मतलब हम ए आपका ये है, बी आपका ये है, सी आपका ये है, डी आपका ये ऑप्शन है। तो बी ऑप्शन जो रहेगा उसको ब्लैक पेन से हम इस तरह से कलर कर देंगे, यानी रंग देंगे, है ना। तो इस टाइप का एग्जाम्स जो है 9th क्लास का होगा झारखंड बोर्ड का। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। बायोलॉजी की अगर हम लोग बात करें तो बायोलॉजी में सारा चैप्टर जो है आप सबों को करवा दिया गया है, सबका एमसीक्यू दिया गया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप लोग देखिए उसको। आप ही लोग के लिए इतना मेहनत करके देते हैं क्योंकि एक फाइल बनाने में बहुत सारा टाइम लगता है और उस टाइम को हम आप लोग के लिए देते हैं। तो पहला जो आपका चैप्टर होगा बायो में वो होगा जीवन की मौलिक इकाई, मतलब कोशिका की बात की जा रही है। दूसरा जो चैप्टर है वो आपका है उत्तक, ठीक है। तीसरा जो चैप्टर है वो है आपका जीवों में विविधता, ठीक है। हालांकि ये जो चैप्टर है ना जीवों में विविधता वो इस साल हटा दिया है, लेकिन फिर भी अगर क्वेश्चन पूछ दे तो ध्यान रखिएगा। चौथा जो चैप्टर है वो आपका है हम बीमार क्यों होते हैं, ठीक है, बीमार क्यों होते हैं। पांचवा जो चैप्टर है वो है आपका प्राकृतिक संपदा, और छठा जो चैप्टर है वो है आपका खाद्य संसाधन में सुधार, ठीक है, खाद्य संसाधन में सुधार, जैसे कि आपको स्क्रीन पर लिखा दिखाई दे रहा होगा। ये पांचों चैप्टर आप सबों को हम करवा दिए हैं। एक चैप्टर बस यही बच गया था बायोलॉजी में, खाद्य संसाधन में सुधार, ठीक है। तो इस चैप्टर को आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। उसके बाद 9th क्लास का जो बायोलॉजी है वो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग केमिस्ट्री की ओर रुख करेंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो हमारे एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और पहला क्वेश्चन क्या है वो देखिएगा यहाँ पे, एक सेकंड। पहला क्वेश्चन है एक सूक्ष्म पोषक तत्व है, ऑप्शन है जस्ता, नाइट्रोजन, फास्फोरस या फिर पोटेशियम। तो इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जस्ता। सूक्ष्म पोषक तत्व जो होता है ना वो जस्ता होता है, ठीक है। अब यहाँ से समझिएगा कि हम लोग जो खाना खाते हैं, ठीक है, हम लोग जो भोजन करते हैं उससे
शरीर को क्या मिलता है, उससे शरीर को कार्बोहाइड्रेट मिलता है। ठीक है, यानी कार्बोहाइड्रेट के लिए हम लोग खाना खाते हैं। दूसरी अगर बात करें तो प्रोटीन मिलता है। तीसरी बात करें तो वसा मिलता है। चौथी अगर हम लोग बात करें तो खनिज लवण मिलता है। ठीक है, और पांचवा अगर बात करें हम लोग तो क्या मिलता है, तो विटामिन्स मिलता है। ठीक है, मतलब खास कर अगर देखा जाए तो इतने चीज़ों के लिए जो है हम लोग भोजन लेते हैं ताकि शरीर को एनर्जी मिले। अब यहाँ से बात आता है कि कार्बोहाइड्रेट जो है क्या चीज़ खाने से मिलता है, तो चावल हो गया, गेहूँ हो गया। ठीक है, क्या क्या हो गया, चावल हो गया आपका, गेहूँ हो गया, आलू हो गया, ये सब चीज़ खाने से क्या मिलता है, तो कार्बोहाइड्रेट शरीर को मिलता है। प्रोटीन किस चीज़ से मिलता है, तो आप दाल खाएंगे, ठीक है, मूंगफली खाएंगे, ये सब से क्या मिलता है, ये सब से आपको प्रोटीन मिलता है। वसा किस चीज़ से मिलता है, तो तेल और घी खाएंगे तो शरीर को वसा मिलेगा। ठीक है, आगे अगर हम लोग बढ़े खनिज लवण, तो साग सब्जी जो हम लोग खाते हैं उससे खनिज लवण मिलेगा। और फल फ्रूट साग सब्जी जो है उससे विटामिन्स भी मिलेगा, है ना। चलो आगे अब यहाँ से हम लोग बात करते हैं कि ये जो पोषक तत्व है, ठीक है, ये कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पोषक तत्व जो होते हैं ये दो प्रकार के मेनली होते हैं। ठीक है, एक होता है वृहत पोषक तत्व, ध्यान रखना, और दूसरा होता है सूक्ष्म पोषक तत्व। ठीक है, अच्छा से हम समझा के बता दे रहे हैं, इसको ध्यान रखोगी। वृहत पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व। वृहत पोषक तत्व जो होता है ये पोषक तत्व शरीर को बड़ी मात्रा में जरूरत होता है। ठीक है, मतलब ज़्यादा मात्रा में शरीर को चाहिए। और सूक्ष्म पोषक तत्व जो है ये शरीर को कम मात्रा में चाहिए। कितनी मात्रा में चाहिए, कम मात्रा में। वृहत नाम से ही पता चल रहा है कि शरीर को बड़ी मात्रा में चाहिए, और सूक्ष्म पोषक जो कि शरीर को कम मात्रा में चाहिए। ठीक है, अब यही आपसे पूछा था कि सूक्ष्म पोषक तत्व इनमें से कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो गया जस्ता। ठीक है, अब कुछ उदाहरण हम लोग देख लेते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व के। कुछ उदाहरण को याद रखना ताकि एग्जाम्स में आएगा इस तरह का क्वेश्चन, तो उसको तुम अच्छे से डील कर सकते हो। ठीक है, तो सूक्ष्म पोषक तत्व में सबसे पहला जो आएगा तत्व वो आपका आयरन होगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो जस्ता हो जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो कोबाल्ट हो जाएगा। ठीक है, इस सब को याद रखना। ठीक है, फिर अगर हम लोग बात करें तो क्या हो जाएगा, तांबा हो जाएगा, यानी कॉपर। ठीक है, कॉपर के नाम से भी दे सकता है, ध्यान देना। ठीक है, तांबा यानी कॉपर। आयोडीन हो जाएगा, जो नमक है। ठीक है, आयोडीन ये सूक्ष्म मात्रा में शरीर को चाहिए। ठीक है, मैग्नीज हो गया। आगे अगर हम लोग बात करेंगे तो क्रोमियम हो जाएगा। इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, ये सब याद रखना। ठीक है, 3 3 2 5 2 7 बताए हैं। एक और अगर देखोगे तो उसको देख लेना, सेलेनियम। ठीक है, एक इसको भी याद रखना, सेलेनियम को, ये सूक्ष्म पोषक तत्व में आता है। अब वृहत पोषक तत्व की अगर हम लोग बात करें जो शरीर को अधिक मात्रा में चाहिए, उसमें अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या मिलेगा, तो वृहत पोषक तत्व जो होता है ना उसमें बड़ी मात्रा में, हम लोग पहले जान चुके हैं कि बड़ी मात्रा में पोषक तत्व चाहिए। ठीक है, अब इसके लिए अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा। ठीक है, दूसरा जो है ये फास्फोरस हो जाएगा। ये सब को याद रखना, ये सब शरीर को ज़्यादा मात्रा में चाहिए। ठीक है, आगे बात करें तो पोटेशियम हो जाएगा, कैल्शियम हो जाएगा, मैग्नीशियम हो जाएगा। आगे अगर हम लोग बात करेंगे तो सल्फर हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा, O2 मतलब ऑक्सीजन। ठीक है, कार्बन हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा, H4 हाइड्रोजन, ध्यान देना। ठीक है, तो इतने जो है बृहद में याद रखना,
क्या क्या है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, कार्बन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब यहाँ से क्वेश्चन एक भी तुम्हारा नहीं छूटेगा। अब इसमें देखो सूक्ष्म पोषक तत्व पूछा हुआ था, इसलिए इसका जस्ता आंसर हुआ। बाकी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जो है ये क्या है, ये वृहत पोषक तत्व है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। अब यहाँ पे नहीं, एग्जाम में नहीं वाला शब्द जरूर देखना। ठीक है, आयरन है, मैग्नीज है, कॉपर है, सल्फर है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो सल्फर हो जाएगा, क्योंकि आयरन, मैग्नीज और कॉपर ये तीनों जो है ये सूक्ष्म पोषक तत्व में तुम लोग को बताया भी। सल्फर जो है ये बृहत पोषक तत्व है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृहत पोषक तत्व कौन सा है, क्लोरीन, कैल्शियम, बोरॉन या तो मैलिब्डेनम। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वृहत पोषक तत्व कैल्शियम है। देख रहे हो किस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो सारा क्वेश्चन जो है थोड़ा सा अगर 4-5 नाम याद रख लोगे तो सब निकल जाएगा। चलो आगे अगर हम लोग बढ़े तो आगे क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन खरीफ फसल है, गेहूं है, धान है, चना है, सरसों है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, खरीफ फसल पूछ रहा है, ध्यान रखना। ठीक है, कौन सा फसल पूछ रहा है, खरीफ फसल। तो इसका राइट आंसर जो होगा ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धान। ठीक है, बाकी गेहूं, चना, सरसों जो है ये सब रवि फसल है। ठीक है, ध्यान रखना ऋतु के अनुसार जो है ये फसल जो होता है ना ये 2 प्रकार का होता है। ठीक है, कितनी प्रकार का, 2 प्रकार का, खरीफ फसल हो गया और रवि फसल हो गया। ठीक है, ज्योग्राफी में तुम लोग पढ़ी होगी। खरीफ फसल की अगर हम लोग बात करें तो खरीफ फसल जो होता है ये कब बोया जाता है, जून में ये बोया जाता है, जून जुलाई में। ठीक है, जब पानी पड़ता है तब ये मॉनसून वाला फसल होता है। जून जुलाई में खरीफ फसल को बोया जाता है, यानी रोपा जाता है। और काटा कब जाता है, अक्टूबर नवंबर में, है ना। अक्टूबर नवंबर में इसको काटा जाता है। ठीक है, खरीफ फसल का अगर दूसरी विशेषता देखेंगे तो खरीफ फसल जो है ये मॉनसून वाला फसल कहलाता है। खरीफ फसल कैसा फसल कहलाता है, मॉनसून फसल कहलाता है, क्योंकि जब बारिश नहीं आएगा तो ये फसल जो है वो नहीं होगा अच्छे से। ठीक है, इसलिए इसको मॉनसून फसल कहा जाता है, क्योंकि ये मॉनसून में होता है। आगे अगर हम लोग इसके बारे में बात करें, खरीफ फसल का एग्जाम्पल के बारे में, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो एक तो आपका धान हो गया, ये याद रखना। दूसरा जो है आपका मक्का हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, ये सब क्या है, ये सब जो है खरीफ फसल है। ठीक है, फिर आपका मूंगफली हो गया। ठीक है, क्या है, मूंगफली हो गया, गन्ना हो गया, सोयाबीन हो गया। इतना याद रखोगे ना तो आराम से एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चन आएगा वो तुमसे सॉल्व हो जाएगा। धान है, मक्का है, ज्वार बाजरा, ऐसे करके याद करना, धान, मक्का, ज्वार बाजरा, मूंगफली, गन्ना और सोयाबीन। अब रवि फसल की अगर हम लोग बात करें तो रवि फसल जो है ना, सबसे बड़ी इसकी विशेषता है कि ये जो है शरद ऋतु में होता है। ठीक है, शरद ऋतु मतलब शीत टाइम, यानी ठंडा के टाइम में। इसकी बुआई जो होती है ये अक्टूबर नवंबर में होता है, मतलब इसको रोपा जो जाता है अक्टूबर नवंबर में रोपा जाता है, और फरवरी से मार्च में जो है ना इसको काट लिया जाता है। ठीक है, फरवरी से मार्च। दूसरी अगर हम लोग बात करें तो रवि फसल जो होता है वो ठंडा के मौसम में होता है, इसीलिए इसको विंटर फसल भी कहा जाता है। कौन सा फसल, विंटर फसल भी कहा जाता है। ठीक है, अब इसकी उदाहरण की बारे में अगर हम लोग बात करें तो सबसे बड़ा उदाहरण जो होता है रवि फसल का वो आपका गेहूं है, चना है, सरसों है। ये 3 तो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, बाकी फिर अलसी भी पूछा जाता है, अलसी है, मटर है, जौ हो गया, आलू हो गया, ये सब क्या है, ये सब जो है आपका रवि फसल है। ठीक है, बाकी एग्जाम कहीं से भी क्वेश्चन पूछे एग्जाम में सब सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे खरीफ फसल पूछा हुआ था, इसका धान आंसर हो गया, क्योंकि गेहूं, चना और सरसों जो है वो क्या है, वो रवि फसल है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन रवि फसल है, धान है, गेहूं है, मक्का है, अरहर है।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, गेहूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संश्लेषित उर्वरक है कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, नाइट्रेट्स, यूरिया, हरी खाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक संश्लेषित। संश्लेषित मतलब यहाँ पे समझना, संश्लेषित उर्वरक यानी उर्वरक को हम लोग खाद कहते हैं, ठीक है। और संश्लेषित मतलब हुआ निर्माण किया हुआ, निर्माण किया हुआ, ठीक है। अब कहाँ ये निर्माण हुआ है? तो इसका निर्माण जो है ये प्रयोगशाला में होता है। कहाँ पे होता है? प्रयोगशाला यानी लैब में बनाया जाता है। वही यहाँ पे कह रहा है एक संश्लेषित उर्वरक कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रेट्स यानी यूरिया। यूरिया को सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो यूरिया को सबसे पहले जो है ना वोहलर नाम के साइंटिस्ट थे। अगर पूछ दे साइंटिस्ट का नाम तो याद रखना, ओहलर नाम के साइंटिस्ट थे यानी वैज्ञानिक थे जिन्होंने यूरिया को पहली बार संश्लेषित किया लैब में, ठीक है। चलो आगे अगर हम लोग बढ़े तो अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने है, दलहन फसलों से कौन सा प्रमुख पोषक पदार्थ प्राप्त होता है? प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, वसा होता है, खनिज लवण होता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रोटीन। अभी बताए हैं कि जो भी प्रोटीन हम लोगों को मिलता है वो दाल से मिलता है, सोयाबीन से मिलता है, चना से मिलता है, मूंगफली से मिलता है, ठीक है, पनीर से मिलता है। ये सब जो है प्रोटीन का स्रोत है, ठीक है। तो ये सब भी याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही खेत में विभिन्न फसलों को पूर्व नियोजित अनुक्रम में उगाने की विधि को क्या कहते हैं? मिश्रित फसल कहते हैं, अंतरा फसलीकरण कहते हैं, फसल चक्र कहते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा ये ऑप्शन नंबर बी यहाँ लिखा हुआ है लेकिन सी के जगह पर है, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फसल चक्र, ठीक है। अब ये फसल चक्र क्या होता है तो समझना, शायद क्वेश्चन से नहीं समझ में आया होगा। फसल चक्र होता है जैसे मान लो कि कोई एक खेत है, ये क्या है? खेत है, ठीक है। इसमें कह रहा है कि साल दर साल अलग अलग तरह की फसल उगाने। मान लो कि एक साल हम इसमें गेहूं लगा दिए इस खेत में, दूसरे साल हम इसमें सरसों लगा दिए, तीसरे साल हम इसमें आलू लगा दिए, चौथे साल जौ लगा दिए। मतलब हर एक साल जो है ना चेंज कर कर के फसल अगर उगा रहे हैं तो वो क्या कहलाता है? फसल चक्र कहलाता है, ठीक है। बस इतना ही ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, दो अथवा दो से अधिक फसलों को निश्चित कतार पैटर्न में उगाने की विधि को क्या कहते हैं? मिश्रित फसल, अंतरा फसलीकरण, फसल चक्र, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अंतरा फसलीकरण इसको कहा जाता है। जैसे समझना कि मान लो कि ये कोई खेत है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो अथवा दो से अधिक फसल निश्चित कतार पैटर्न में उगाने की विधि को, ये खेत है। अब यहाँ से समझो क्वेश्चन को, ये जो है ना ये यहाँ पे इस कतार में गेहूं लगा हुआ है, ठीक है। क्या लगा हुआ है? गेहूं लगा हुआ है। इस कतार में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो है ये सरसों लगा हुआ है, ठीक है। इस कतार की बात करें तो यहाँ पे जो है ना ये जौ लगा हुआ है। इस कतार की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे मान लेते हैं कि मक्का लगा हुआ है, ठीक है। अब देखो खेत जो है वो एक ही प्रकार का है, एक ही खेत है, लेकिन यहाँ पे दो या दो से अधिक, देखो 1 2 3 4 फसल हो गया है ना, वही करा, दो या दो से अधिक फसल को निश्चित कतार, मान लो कि देखो कतार मतलब एक ये कतार हो गया, एक ये रो हो गया, एक ये कतार हो गया, एक ये कतार हो गया, ठीक है, 4 कतार हो गया। निश्चित कतार का पैटर्न में मतलब एक कतार में हम गेहूं बोए हैं तो गेहूं ही बोए हैं, ठीक है। तो वही कह रहा है कि एक निश्चित कतार पैटर्न में उगाते हैं तो उस विधि को अंतरा फसलीकरण कहते हैं, ठीक है। ये ध्यान दोगी तो इसका राइट आंसर जो है ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो देखो अंतरा फसलीकरण में क्या होता है कि मिट्टी जो होती है ना इसकी उर्वरता जो है ये बनी रहती है, ठीक है। मतलब मिट्टी जो है उसमें उपजाऊपन की जो शक्ति होती है ना वो हमेशा बरकरार रहती है। अगला क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट प्रधान फसल है
मूंगफली, गेहूं, सरसों, चना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गेहूं। अभी हम बता चुके हैं कि गेहूं खाओगे, चावल खाओगे, ठीक है, आलू खाओगे तो क्या मिलेगा, शरीर को कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। ठीक है, तो वही यहाँ पूछ रहा है कार्बोहाइड्रेट प्रधान फसल क्या है। तो सबसे पहले गेहूं और धान रहता तो धान भी हो जाता है ना। बाकी चना, सरसों और मूंगफली जो है ये प्रोटीन का स्रोत है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, इथिलीन डाइब्रोमाइड क्या है। ठीक है, क्या कह रहा है कि इथिलीन डाइब्रोमाइड जो है ये क्या है, तो समझिएगा इसको। ऑप्शन है आपके सामने, धूमक है, उर्वरक है, खाद है या फिर त्रिनाशक है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ये क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए जो धूमक है ये राइट आंसर होगा। सबसे पहले यहाँ से आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है, EDB क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है। तो इसको क्या लिखोगे, E फॉर इथिलीन, ठीक है, और D4 क्या हो जाएगा, D4 हो जाएगा डाई, और B4 क्या हो जाएगा, ब्रोमाइड हो जाएगा, है ना। यानी इसका फुल फॉर्म है इथिलीन डाई ब्रोमाइड। एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा हुआ है कि इथिलीन डाई ब्रोमाइड क्या है, तो ये एक प्रकार का धूमक है। ठीक है, अब यहाँ से देखना, धूमक दे दे या तो फिर वहाँ पे रसायन ऑप्शन में दे दे। EDB जो है एक प्रकार का रसायन होता है, ठीक है, और ये जो रसायन होता है ये एक प्रकार का तरल पदार्थ होता है, ध्यान देना। ठीक है, इसकी गंध जो होती है ये मीठी होती है। ठीक है, कैसी होती है, ये मीठी होती है, और ये एक ऐसी रसायन है जिसमें दहन नहीं होता है, मतलब ये जलता नहीं है। ठीक है, चलो आगे अगर हम लोग बढ़े तो अगला क्वेश्चन है, क्लोरेलिन है एक कीटनाशक, एक खरपतवार नाशक, एक जीवाणुनाशक, एक कवकनाशक। तो इसका राइट आंसर जो होगा ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक खरपतवार नाशक है। क्लोरेलिन जो होता है ना वो क्या होता है, एक खरपतवार नाशक है। अब यहाँ से तुम्हारे दिमाग में घूम रहा होगा कि खरपतवार क्या है। देखो मान लो ये कोई खेत है, ठीक है, इसमें क्या लगाए हैं हम, गेहूं लगाए हैं। ठीक है, और इस गेहूं के बीच बीच में मान लेते हैं कि इस प्रकार का कोई अनजाना, अनचाहा, जिसको कोई किसान लगाया नहीं है, वैसा जो है पौधा अगर उग जाता है तो इसी पौधे को हम लोग खरपतवार कहते हैं। और अगर ये अनचाहा पौधा, अनिवांछित पौधा जो है ये अगर गेहूं के साथ रहेगा तो गेहूं के पैदावार में ये क्या करेगा, हानि पहुंचाएगा उसको, इसीलिए इसको जो है हटाया जाता है खेत से। अब उसके लिए एक रसायन है जिसका नाम है क्लोरेलिन, जो क्या करता है, खरपतवार को नष्ट करता है ये। चलो अगला क्वेश्चन है, फसलों के साथ उपजने वाले अवांछित पौधे। देख रहे हो, अवांछित पौधे मतलब इसको लगाया नहीं, रोपा नहीं गया है किसी के द्वारा, अपने वो उगा हुआ है, उसको क्या कहते हैं, घास कहते हैं, जंगली पौधा कहते हैं, खरपतवार कहते हैं, या धान्य फसल कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, उसको हम लोग खरपतवार बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पर्णकृमि पशुओं के किस अंग को प्रभावित करता है, अमाशय को, पैर को, आंत को, यकृत को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अमाशय को। पर्णकृमि जो होता है, कृमि मतलब होता है छोटा छोटा कीड़ा। ठीक है, ये पशु के अगर अंग में घुस जाता है, शरीर में अगर घुस जाता है किसी माध्यम से, तो कौन सा अंग को प्रभावित करेगा, तो अमाशय को प्रभावित करेगा। ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस क्रांति के कारण भोजन उत्पादन में कई गुना वृद्धि हुई, हरित क्रांति, नीली क्रांति, श्वेत क्रांति, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरित क्रांति। तुम लोग ज्योग्राफी में भी इसको पढ़ी होगी, हरित क्रांति क्या है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे ये है कि हरित क्रांति जो है एक प्रकार की प्रक्रिया है। ठीक है, क्रांति ये जो है ना, ये सबसे पहले जो है ये किससे जुड़ा हुआ है, तो ये कृषि से जुड़ा हुआ है। ठीक है, दूसरी बात, इसमें अलग अलग तरह की क्रांतियां हैं, जिसमें से इसका आंसर हम लोग हरित क्रांति देखें, भोजन उत्पादन से इसका संबंधित है, हरित क्रांति से।
हरित क्रांति जो होता है ये कृषि का जो उत्पादन होता है, ठीक है। मान लो कि इस खेत में हम धान को लगाए हैं, इस धान में कैसे अधिक से अधिक धान का पैदावार हो, इसके लिए अगर हम लोग दिमाग लगाए तो हम लोग क्या करेंगे, एक क्रांति लाएंगे। यानी धान जो है हरा होता है तो हरित क्रांति लाएंगे। और हरित क्रांति अगर लाएंगे हम लोग, यानी हरित क्रांति क्यों लाया गया, भोजन के उत्पादन में वृद्धि के लिए लाया गया। अब हरित क्रांति कैसे सबसे ज़्यादा उत्पादन करवाएगा, तो उसमें क्या होगा कि इसमें जो है ना कीटनाशक दवा का प्रयोग किया जाएगा, अच्छी खाद का यानी जैविक खाद का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। जैविक खाद से ज़्यादा नहीं हो सकता है पैदावार, ये तो खाद जो है वो तो कृत्रिम ही रहेगा, ठीक है, लेकिन जैविक खाद को भी यूज़ किया जा सकता है। अच्छे बीज का प्रयोग किया जाएगा ताकि जो है अच्छा से अच्छा यानी अधिक से अधिक यानी फसल का उत्पादन हो। चलो तो आगे अगर हम लोग बढ़े तो अगला है दूध के उत्पादन में क्रांतिकारी वृद्धि हुई थी। रजत क्रांति में, श्वेत क्रांति में, हरित क्रांति में, नील क्रांति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्वेत क्रांति। अगर आपसे कभी पूछे कि दूध के उत्पादन के लिए कौन सी क्रांति हुई थी तो वो हो जाएगा श्वेत क्रांति। अब एक क्वेश्चन जो है बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है जो कि आप सबों से पूछा जा सकता है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे। भारत में हरित क्रांति के जनक, ठीक है, यानी सबसे पहले इसको जो लाए थे, क्रांति के जनक कौन थे, ध्यान रखना। तो उनका नाम है डॉक्टर MS स्वामीनाथन। क्या है, स्वामीनाथन। और अगर आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछे कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन थे, तो भारत में श्वेत क्रांति के जनक जो है ये वर्गीस कुरियन है। कौन थे, वर्गीस कुरियन थे, ध्यान देना। तो दो ये पूछा जाता है, इसको देख लेना। आगे अगर हम लोग बढ़े तो कुछ क्रांति से संबंधित शब्द बता देते हैं। जैसे हरित क्रांति जो था वो खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित था, है ना। हरित क्रांति जो है ये किससे संबंधित है, तो खाद्यान्न उत्पादन से। जैसे आपका गेहूं हो गया, चावल हो गया, है ना। यहाँ पे खाद्यान्न में क्या आ जाएगा, गेहूं हो गया, धान हो गया, इससे संबंधित है आपका हरित क्रांति। श्वेत क्रांति जो है ये दूध से संबंधित है, ध्यान रखना। आगे अगर हम लोग बढ़े तो पीली क्रांति, पीली क्रांति जो है ना किससे है, तिलहन फसल से, सॉरी तिलहन फसल से ये संबंधित है। कौन क्रांति, यानी पीली क्रांति जो हुआ था वो तिलहन फसल के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए लाया गया था। आगे अगर हम लोग बात करें नीली क्रांति, तो नीली क्रांति जो है ना ये मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए लाया गया था। यानी नीली क्रांति जो है वो किससे संबंधित है, तो मछली उत्पादन से। उसी तरह गुलाबी क्रांति है, गुलाबी क्रांति जो है ये जो है प्याज के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए लाया गया था, ठीक है, यानी ये प्याज उत्पादन से संबंधित है। काली क्रांति की अगर हम लोग बात करेंगे तो काली क्रांति जो है ये, काली क्रांति जो है ना इसको ध्यान रखना, ये पेट्रोलियम उत्पादन के लिए जाना जाता है। यानी पेट्रोलियम उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए काली क्रांति लाया गया था, ठीक है। या तो फिर कह सकते हैं खनिज तेल को बढ़ावा देने के लिए कौन सी क्रांति आई थी, तो काली क्रांति आई थी। आगे अगर हम लोग बात करें धूसर क्रांति की, तो धूसर क्रांति जो है ये उर्वरक को बढ़ावा देने के लिए लाया गया था, यानी उर्वरक से संबंधित है धूसर क्रांति। आगे अगर हम लोग बात करें रजत क्रांति की, तो रजत क्रांति जो है अंडा उत्पादन, मुर्गी का जो अंडा होता है इसके उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए लाया गया था। उसी तरह है आपका सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति जो है इसका संबंध जो है ना ये शहद से है, मधुमक्खी जो शहद देता है ना जिसको हम लोग मधु कहते हैं उससे संबंधित है। इंद्रधनुषी क्रांति जो है, ये इंद्रधनुष क्रांति जो है ना ये मिला जुला चीज़ों से संबंधित है। जैसे आपका हो गया पीली क्रांति, नीली क्रांति, लाल क्रांति, गुलाबी क्रांति,
ठीक है, ये जो बताए ना सबका एक साथ अगर पूछेगा तो उसके लिए इंद्रधनुषी क्रांति लाया गया था। चलिए अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो एक और है आपका सदाबहार क्रांति। सदाबहार क्रांति जो है ना, इसका मेन उद्देश्य है मिट्टी को उन्नत बनाना, ठीक है, ताकि जो है क्या किया जा सके, किसान को जो है कृषि शोध में बढ़ावा मिल सके, किसान को लोन दिया जा सके, वाटर हार्वेस्टिंग प्रोवाइड किया जा सके, ठीक है। एक लास्ट आप लोगों का है जो इम्पोर्टेंट है, गोल क्रांति। गोल क्रांति जो है आलू उत्पादन के लिए लाया गया था, ठीक है। तो आई होप तुम लोग को समझ में आया होगा। अब देखो नीली क्रांति पूछा है तो ये क्या हो जाएगा, मत्स्य उत्पादन, अभी तुम लोग को बता चुके हैं। भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है, BL चोपड़ा, वर्गीस कुरियन, MS स्वामीनाथन, अमृता पटेल। तो इसका राइट आंसर होगा, अभी बता चुके हैं, हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन है। अगर दूध का श्वेत क्रांति का जनक पूछेगा तब वर्गीस कुरियन हो जाएंगे। अगला है क्वेश्चन, हरित क्रांति का संबंध मुख्यतः किस फसल से है, चावल से, गेहूं से, दलहन से, गन्ना से। देखो यहाँ पे हरित क्रांति दिया है और चावल और क्या कर दिया है, गेहूं दोनों दे दिया है ना। क्या दिया है, चावल और गेहूं दोनों दे दिया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गेहूं, क्योंकि चावल नहीं धान में है, ठीक है, इसीलिए ये आंसर नहीं होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल सिंधी नाम है गाय की प्रजाति का, मुर्गी की प्रजाति का, भैंस की प्रजाति का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा गाय की प्रजाति का। यानी लाल सिंधी जो है ना, एक प्रकार की क्या है, गाय की एक प्रकार की प्रजाति है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, साहीवाल नाम है गाय की प्रजाति का, भैंस की प्रजाति का, मुर्गी की प्रजाति का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, सॉरी ऑप्शन नंबर जो है ना ये आपका ए हो जाएगा, ठीक है। साहीवाल जो है गाय की प्रजाति है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भैंस की प्रजाति है, मुर्रा है, साहीवाल है, गिर है या फिर लेगहॉर्न है। तो इसका राइट आंसर मुर्रा हो जाएगा। देखो यहाँ पे दो नाम याद रखना, ठीक है, गाय की प्रजाति का नाम दो याद रखना, एक लाल सिंधी जो कि गाय की प्रजाति है, ठीक है, और दूसरा जो है ना ये साहीवाल, ये जो है बहुत चर्चित गाय की प्रजाति है। और भैंस की प्रजाति में जो है ना, भैंस की प्रजाति में अगर हम लोग बात करें तो ये क्या है, मुर्राह को याद रखना। किसको याद रखना, मुर्राह को, ठीक है। और अगर हम लोग भैंस की प्रजाति के बारे में बात करेंगे तो भैंस की प्रजाति में जो है ना आप सुरती को जा सकते हैं, ठीक है, सुरती और मुर्रा। आगे अगर हम लोग चले तो अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने है, मुर्गी की प्रजाति है रेड सिंधी, साहीवाल, लेगहॉर्न, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेगहॉर्न, ये मुर्गी की प्रजाति है। मधुमक्खी की देसी नस्ल कौन सी है, असील है, एपिस सेरेना इंडिया है, सफ़ेद लेगहॉर्न है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मधुमक्खी की जो देसी नस्ल है, ठीक है, यानी हमारे देश की जो नस्ल है वो एपिस सेरेना इंडिया है, ठीक है, तो ध्यान रखोगे। अगला क्वेश्चन है, एपीकल्चर संबंधित है मत्स्य पालन से, कुक्कुट पालन से, मधुमक्खी पालन से, मुर्गी पालन से। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मधुमक्खी पालन से। एपीकल्चर जो होता है उसमें हम लोग मधुमक्खी का पालन करते हैं, ठीक है। चलो आगे अगर हम लोग बढ़े तो अगला है, मेरी कल्चर संबंधित है समुद्री जीवों के उत्पादन की क्रिया, मधुमक्खी पालन, रेशम पालन, मत्स्य पालन। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मेरी कल्चर जो होता है वो समुद्री जीवों के उत्पादन की एक प्रक्रिया होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, पीसी कल्चर संबंधित है मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, कुक्कुट पालन, मधुमक्खी पालन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मत्स्य पालन, ठीक है। पीसी कल्चर जो होता है मत्स्य पालन के लिए है, एग्रीकल्चर जो है उसमें मधुमक्खी का पालन होता है, ठीक है, मेरी कल्चर में समुद्री जीवों का उत्पादन होता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना।
चलो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। मिलते हैं अगले क्लास अगले अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए सभी को बाय बाय, टेक केयर। लेकिन इससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए बने हुए हैं तो आप सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी तरह का वीडियो जो है आपको मिलता रहे। क्योंकि जब सब्सक्राइब आप नहीं करेंगे तो यूट्यूब जो है आपको नोटिफिकेशन नहीं भेजेगा, ठीक है। इसीलिए सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो आएगा वो आपको पता चल जाएगा। और लाइक शेयर भी थोड़ा कीजिए, ताकि सभी तक ये वीडियो पहुंच सके और सभी लोग ये फ्री सेवा, यानी जो शिक्षा का फ्री सेवा दिया जा रहा है उसका लाभ ले सके। और एक प्यारा सा सुंदर सा कमेंट्स करना, ताकि मोटिवेट होकर इसी तरह का वीडियो हमेशा आप सबों के लिए हम लाते रहें। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भी बच्चे को अगर हमारे ग्रुप में जुड़ना है, ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है, जब वीडियो देखते हो ना तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, ठीक है, जहाँ पे मोर करके लिखा हुआ होता है। जब वीडियो खोलोगे ना तो ऐसे डॉट डॉट करके मोर लिखा होगा, उस पर जब क्लिक करोगे तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है। और उसमें जो है आपको व्हाट्सएप का लिंक जो है वो दिया हुआ है, और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। उस पर क्लिक कर कर आप जुड़ सकते हैं और इस क्या कहते हैं, इस क्लास का आनंद ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए सभी को बाय बाय, टेक केयर।